फर्नीचर है। आज हम आपके सामने जो एक कहानी लेकर आए हैं, वो केवल एक कहानी नहीं, वो केवल एक कल्पना नहीं, बल्कि आने वाले 20-25 सालों के बाद हमारे सामने क्या घटना घटने वाली है, उसका केवल एक नाट्य रूपांतरण है। तो आइए हम देखते हैं। नाटक की हमने तैयार किया है, इसका बना बने पास्ट लाइफ प्रेजेंट टाइम की बहुत सारी कहानियां हमने सुनी हैं। अब हम उस घटना का उल्लेख करते हैं जो अतीत और वर्तमान को छोड़कर भविष्य में होने वाली है। यदि हमारी गतिविधियां, हमारा आचार विचार, संस्कार, व्यवहार एवं दैनिक क्रियाकलाप किसी प्रकार चलता रहा, तो वह समय अधिक दूर नहीं होगा जब आज जो कहानी हमारे सामने आएगी, वो कहानी केवल कहानी ना रहकर हर घर की और घर घर की सच्चाई बन जाएगी। तो वो ना बने, उसके लिए ये एक हमारे जीवनचर्या का एक हिस्सा ना बने, उसके लिए ये कहानी को सुनना और जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस भविष्यकालीन घटना को प्रस्तुत करने का हमारा उद्देश्य यही है कि हम सही चुनाव कर सकें, हम ये जान सकें, अपने जीवन का ही वो दृश्य देख सकें कि आज की गतिविधियों से हमारे भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आप ज्योतिषी को दिखाते हैं तो इसीलिए दिखाते हैं कि हमारे जो ग्रह आने वाले हैं, हमारे जो दुख तकलीफें आने वाली हैं, वो मिट सके। तो वो ज्योतिषी की तो वो मिट जाएंगी, लेकिन हमें इसको सुधारना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए अपने जीवन में हमें आज से ही सुधार करना होगा। आज से ही इस घटना को रोकने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा। तो आइए ज्यादा भूमिका ना बनाते हुए चलते हैं। कहाँ चलते हैं? सन 2050 में। अभी हम 2022 में हैं और अब हम सब यात्रा करके पहुंच गए 2050 में। सबसे तेज यात्रा, इससे इतनी बड़ी गति किसी की नहीं होगी। हम 2050 में पहुंच गए। चातुर्मास का समय चल रहा है, पर्युषण पर्व आने ही वाले हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब करने वाले अपने पुराने घरों को छोड़कर बड़े बड़े शहरों में रहने लगे, और जिन शहरों में, जिन घरों में वो रहने लगे, वहाँ पर आसपास का वातावरण क्या है? ना तो मंदिर है, ना स्थानक, ना संत समागम, ना गुरु दर्शन का अवसर, और ना ही ज्ञान अर्जन का अवसर। इसी श्रृंखला में अपने समय में जैन स्थानक के बड़े ट्रस्टी रहे हुए मिस्टर रमन जैन, जिनकी आयु कितनी है? 70 वर्ष, 70 इयर्स ओल्ड मिस्टर रमन जैन, उनकी धर्म पत्नी 68 इयर्स ओल्ड संध्या जैन, अपने पुत्र 35 इयर्स ओल्ड अंकुर जैन, और उनकी बेटी सान्या जैन 30 वर्ष की एक बहुत बड़ी कोठी में रहते हैं। अंकुर यानी जो उनका बेटा है, MBA इंजीनियर है और एक बहुत बड़ी कंपनी में बहुत बड़े ऊंची पोस्ट पर काम करता है। बेटी सान्या भी BTech MTech करके जॉब कर रही है। पिताजी डेथ बेड पर लेटे हुए हैं, अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। उन्हें अपना अंतिम समय नजदीक आता दिख रहा है। माताजी भी उनके पास ही हैं। पिताजी की इच्छा धर्म ध्यान की, गुरु दर्शन की, संत समागम की बहुत होती है, क्योंकि पिछले संस्कार हैं। आज से 25-30 वर्ष पहले जो उन्हें अपने माता पिता से मिले, वो संस्कार आज उन्हें याद आते हैं, लेकिन समागम नहीं है। इसीलिए वो बड़े परेशान रहते हैं, और जैसा कि उनका लास्ट टाइम चल रहा है, तो बहुत परेशान है। तो एक दिन बड़ा प्रयास करके और अपनी हिम्मत जुटाकर वो अपने बेटे से अपने मन की बात कहने के लिए उतारू हो रहे हैं। स्पीकर उनके घर में लगे हुए हैं, उन्हीं से सुन लेते हैं। कभी कभी सुनकर परेशान हो जाते हैं तो वहीं सो जाते हैं, लेकिन अब बहुत टाइम शांति से बीत गया, चुप बैठे हैं, पर अब चुप नहीं रहा जाता, क्योंकि लास्ट टाइम है। तो वो एक दिन पर्युषण पर्व नजदीक जानकर अपने बच्चों को अपने पास बुलाते हैं, और बुलाकर अपने मन की बात अपने बच्चों से कहते हैं। बच्चों, मुझे लगता है मेरा अंतिम समय आने वाला है, तो ये मेरे जीवन का अंतिम पर्युषण पर्व होगा। जब हम अपने पिताजी के साथ पर्युषण पर्वों में स्थानक जाते थे, बहुत धर्म ध्यान होता था,
अलग ही वातावरण बनता था, बहुत आनंद आता था। लेकिन अब क्या पापा, रुक क्यों गए? बात तो पूरी करो। अब क्या पापा, रुक क्यों गए? बात तो पूरी करो। अब पर्यूषण पर, अब मेरी अंतिम इच्छा। बच्चों, मेरी अंतिम इच्छा तो सुन लो एक बार। पापा, मैं नहीं जानता आपकी इच्छा क्या है, पर यहाँ आके रहने वाली बात वो आप गलत कह रहे हो। अरे जीवन में तरक्की के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। और वैसे भी बचपन से आपने ही सिखाया है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हाँ पापा, अगर हम अभी भी अपने उस पुराने मिडिल क्लास घरौंदे जैसे घर में रह रहे होते तो आज हमारा क्या ही स्टेटस होता। आज हम बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, हमारे घर बहुत बड़े बड़े लोग उठते बैठते हैं, हमें इंसल्ट फील होती। और वैसे भी पापा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था आप वहाँ रह सकते हैं। मैंने आपको अपने साथ चलने के लिए फोर्स भी नहीं किया था, पर ये आपकी इच्छा थी, आपको हमारे साथ आके यहाँ रहना है, तो अब थोड़ा सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा ना। हाँ बच्चों, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुम्हारे पापा तो बस ऐसे ही कहते रहते हैं। तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो, अपने काम पर ध्यान लगाओ और खुश रहो। अरे ओ भाग्यवान, तुम भी ऐसी शिक्षा दोगी क्या बच्चों को? और क्या, आखिर बच्चों की भी अपनी लाइफ है और उनका स्टेटस है। और मैं भी हाई एजुकेटेड फैमिली से आई हूँ। कम से कम मुझे भी तो कुछ तुम्हारे घर के बारे में नॉलेज नहीं थी, नॉन जान थी, इसीलिए। पर तुमसे लव मैरिज करने के कारण मुझे तुम्हारे मम्मी जी और पापा जी की हर बात सुननी पड़ती थी, हर बात उनकी माननी पड़ती थी। स्थानक में जाकर एक एक दो घंटे तक मुझे मुंह मारकर बैठना पड़ता था। अब करती भी तो मैं क्या करती। मैंने तो तभी सोच लिया था मैं अपने बच्चों के साथ बिल्कुल भी अन्याय नहीं होने दूंगी। नहीं संध्या, तुम एक माँ हो और माँ का धर्म अपने बच्चों को सही राह पे लेके जाना होता है, और तुम ये क्या कर रही हो? दोनों बच्चे और माँ पिता की ऐसी बातें सुनकर मुंह बना लेते हैं, और जैसे ही पिता आगे कुछ कहने लगता है, इतने में ही बेटी का कॉल आ जाता है और वह साइड में चली जाती है। सान्या, आप क्या? How are you? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। अच्छा, यहाँ पर ना एक न्यू मूवी रिलीज होने वाली है, हम लोग सब जा रहे थे, तुम भी चलोगी क्या? बस 1 घंटे तक चल रहे हैं। ठीक है, तुम रुको, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। चलो ठीक है, फिर हम मिलते हैं। बाय। अरे बेटी, सुनो तो सही मेरी बात। अभी तो हमारी बात, अभी वो जो कहना है भैया से कह दो। अभी तो हमारी बात पूरी भी नहीं हुई बेटी। सान्या अपने रूम की तरफ जाती है। पिता आवाज लगाता रह जाता है, लेकिन सान्या उनकी बात को इग्नोर करके अपनी फ्रेंड्स की बात को इम्पोर्टेंस देकर और वहां से चली जाती है। पिता के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, बेटा उसके पास है तो सोचता है मन की इच्छा उसे ही बता दूं, तो बेटे को कहने लगता है, बेटा तुम ही सुनो, सान्या ने तो नहीं सुना। तुम सही कह रहे हो, पर मेरी अंतिम इच्छा, अंतिम इच्छा बेटा। हेलो। हाँ आयशा, कैसी हो? आई एम फाइन। जो हमारा ऑफिस में प्रोजेक्ट चल रहा था उसके बारे में मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो जब तुम फ्री हो मुझसे मिलना। हाँ ओके, मैं भी आता हूँ। उसके बाद हम कहीं घूमने भी चल लेंगे। ठीक है, मैं भी आता हूँ। ओके बाय। पापा अभी मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मैं आपसे आगे बात करता हूँ। बेटा पर मेरी बात। पापा अभी मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। सॉरी पापा, फिर करता हूँ। बाय। बेटा भी पिता की बात को छोड़कर अनसुना करके अपने काम से निकल जाता है और बेचारा पिता मन महसूस कर रह जाता है। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, दिन उसे ऐसे ही निकालना है क्योंकि बेटे ने कल का टाइम मांग लिया। तो इस किसी तरीके से उसकी रात निकलती है, और रात निकलने के बाद अगले दिन वो बड़ी मुश्किलों से आवाजें लगा लगा कर अपने बच्चों को फिर से अपने पास बुलाता है। सान्या की फ्रेंड्स अवनी और प्रिशा उसके घर पर आई हुई हैं, वो भी उसके साथ ही उसके रूम में आती है। सान्या बेटी, अंकुर बेटा, सान्या बेटी, अंकुर बेटा, अरे ये सुनते नहीं है बेटी।
हाँ पापा, अब बताओ क्या बात है। हाँ पापा, जल्दी बोलो, मुझे शॉपिंग पे जाना है, मेरी फ्रेंड्स आई हुई हैं, आप तो फ्री हो पूरा दिन, फिर आप कहोगे मेरी बात नहीं सुनी, अब बोलो जल्दी। हाँ तान्या, तुमने तो कहा था ना अभी हमें जाना है, टाइम लगेगा तुम्हें, बिजी हो गया मेरी। हाँ सान्या, प्लीज जल्दी करो, हम बिजी हैं और बहुत टाइम लगेगा तुम्हें, हमें लगता है हमें जाना चाहिए। नहीं बेटा, मेरे पास 2 मिनट लगेगी, मैं पापा की बात सुनकर आती हूँ। मेरे पास ज्यादा समय वैसे भी नहीं है बेटा, मेरी बात सुनते जाओ। मेरी बात सुनो, मेरी अंतिम इच्छा सुनो बच्चों। तुम्हारे लिए पास अगर दोस्तों के लिए टाइम है तो क्या इस बूढ़े बाप को थोड़ा समय नहीं दे सकते? वो सब बातें छोड़ो पापा, जब दादा दादी हमें अपने पास बुलाते थे, आपको बिठाते थे, तब आप भी तो उनसे यही कहते थे ना, आपके पास बैठूंगा तो काम कौन करेगा, कमाएगा कौन। हाँ बेटा, हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मेरी अंतिम इच्छा, अब तुम्हें मेरी अंतिम इच्छा सुननी ही होगी। मेरी अंतिम इच्छा यही है कि पर्यूषण पर्व आने वाले हैं और मैं चाहता हूँ कि अपने अंतिम पर्यूषण पर्व में थोड़ा धर्म ध्यान कर लूँ। क्यों ना हम इन 8 दिनों के लिए किसी धर्म स्थानक में रुक जाए, कुछ धर्म आराधना करें, गुरु के चरणों में रहे, तो मेरे जीवन को भी मुक्ति मिल जाएगी। ओह माय गॉड, 8 days, ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। 8 दिनों की ही तो बात है बेटा। नहीं पापा, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। बच्चों का ऐसा जवाब सुनकर बेचारा पिता उदास, निराश और हताश हो जाता है। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। आगे बच्चे उसको फिर बोलते हैं, उसकी अंतिम इच्छा क्योंकि अधूरी रह गई, इसीलिए बच्चों ने उसको फिर से आगे एक ऑप्शन दिया। अपनी इच्छा चेंज नहीं कर सकते, आप बताइए ना, जो हम आपकी इच्छा पूरी करें। अब पिता बच्चों का ये जवाब सुनकर फिर सोचता है कि क्या करूं, ना से तो हाँ कुछ और रास्ता सोचकर, और फिर बोलता है, हाँ बेटा, क्या हम इन 8 दिनों के लिए रोज स्थानक जा सकते हैं? केवल 2-3 घंटों की ही बात है। 8 बजे जाएंगे, 11 बजे वापसी आ जाएंगे, फिर तुम अपने ऑफिस चले जाना। जा तो सकते हैं पापा, पर डेली अप डाउन बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेट नाइट वर्क करना, फिर सुबह जल्दी जाना भी पॉसिबल नहीं है ना, और ड्राइवर को भी नहीं भेज सकता मैं आपके साथ, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। फिर सानिया का 10 बजे ऑफिस, 10:30 बजे मुझे भी जाना है, ड्राइवर क्या क्या करेगा। लेकिन बेटा 2-3 घंटों की ही तो बात है, एक बार सोच के तो देखो। पापा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। हाँ पापा, भैया ठीक कह रहे हैं, ये नहीं हो पाएगा, आप नहीं जा पाओगे। हाँ अंकल, आपको पता ही है आजकल का लाइफस्टाइल कितना बिजी है। एक्चुअली इनफैक्ट हम अपने लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते, है ना प्रीशम? हाँ आप तुम सही कह रही हो, इतने बिजी टाइम में हम कैसे आपके लिए टाइम निकाल पाएंगे। पिता बच्चों की और उसकी सहेलियों की बातें सुनकर बेचारा क्या करे, बूढ़ा बाप है, मन में इच्छा दबी हुई है, जीवन का कोई भरोसा नहीं, आज जाए या कल चला जाए, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि कुछ और रास्ता निकालूं, और सोचते सोचते फिर उसे कोई और रास्ता ध्यान में आता है। बेटा, क्या हम ये कर सकते हैं कि हम 8 दिनों के लिए स्वाध्यायी भाइयों को ही यहीं बुला लें? कुछ थोड़ा बहुत धर्म ध्यान हो जाएगा, अपने जैन परिवारों को इकट्ठा करेंगे, कुछ प्रोग्राम भी होंगे, आनंद आएगा। हाँ ये तो कर सकते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, ब्लड डोनेशन कैंप लगवा लेता हूँ, कुछ नाटक मंडली वालों को बुला लेता हूँ, थोड़ा डांस हो जाएगा, प्ले हो जाएगा, कॉमेडी शोज भी हो जाएंगे, और रात को सब मिलकर पार्टी भी करेंगे। मैं सबको इनवाइट कर लेता हूँ। हाँ ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है, मैं भी शॉपिंग पे चली जाती हूँ, मेरी फ्रेंड्स भी आई हुई हैं, मैं उन्हें बोल देती हूँ मेरे साथ चलेंगी, और मैं कियान को भी कॉल कर लेती हूँ। हेलो हेलो कियान, हमारे घर 8 दिन का फंक्शन है, तुम भी चलोगे क्या? हमारे साथ शॉपिंग पर। चलो ठीक है, जल्दी आ जाओ। पिता तो अपनी बात कह भी नहीं पाया और बच्चों ने अपनी प्लानिंग भी आगे की तैयार कर अरे ली। अरे बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं
ज्ञान की बातें कर रही हूँ। मैं तुम्हें कह रही हूँ कि हम अपने महापुरुषों की कहानी सुनेंगे और तुम ये नाच गाने की तरफ जा रहे हो। भगवान मेरे बच्चों को माफ करना प्रभु। अरे पापा, आजकल ये धर्म वर्म की बात सुनता कौन है? आप क्यों पुराने जमाने में जी रहे हो? थोड़ा मॉडर्न बनो ना। बेटा हाँ बच्चों, तुम्हारे पापा कहाँ सुनेंगे? इन्हें तो अपने धर्म कर्म से ही प्यार है। ये तो बस ऐसे ही बोलते रहेंगे, तुम छोड़ो। हाँ अंकल, इस मॉडर्न जमाने में हाई टेक्नोलॉजी में आप कैसी रतियान की बातें कर रहे हैं? बाबा, आदम के जमाने की बातें आज कैसे पूरी होंगी भाई? हाँ अब्बू, तुम सही कह रही हो। लगता है इतने बिजी शेड्यूल में हम तो सिर्फ ऑफिस का काम करते करते ही बूढ़े हो जाएंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। तुम एक बार विचार करके तो देखो, केवल 8 दिनों की बात है। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? नाच गाना क्या धर्म स्थान को भी होता है? नहीं बेटा। अरे यार पापा, चलो मैं कोशिश कर लूंगा, पर मैं कुछ कह नहीं सकता। आप ऐसा क्यों नहीं करते? स्पीकर पे क्यों नहीं सुन लेते? और वैसे भी आजकल यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, सब ऑनलाइन भी मिल जाएगा। मैं चेक करके बता देता हूँ ना आपको। आपकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी, मेरा काम भी आसान हो जाएगा। नहीं बेटा, ये स्पीकरों में सुन सुन के ये बूढ़े कानों थक गए हैं। अब नहीं होता बेटा, अब नहीं होता। अब पापा वो आपकी प्रॉब्लम है यार, अब मैं उसमें क्या करूँ यार? मुझे माफ करो, आई एम सॉरी। हाँ पापा, आपने वैसे भी बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है। मम्मी, आप समझाती क्यों नहीं हो इन्हें कुछ? हाँ बेटा, मैं समझाती हूँ, तुम जाओ। बच्चे ऐसी नालायक औलाद भगवान किसी को ना दे। नहीं, ऐसे दिन देखने से पहले मैं मर के नहीं गया। सान्या, हम जा रहे हैं। अगर तुम बिजी हो तो प्लीज हम बाद में मिले, बाद में चलेंगे शॉपिंग पे यार, प्लीज ना। हम बहुत लेट हो गए तुम्हारी वजह से। अरे नहीं नहीं, तुम रुको यार। पापा, आपको हमें नालायक कहने का कोई अधिकार नहीं है। और वैसे भी आपने हमें बचपन से बताया है ना, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। हमेशा स्कूल में फर्स्ट आओ, पढ़ाई करो, सिर्फ उसी पे फोकस करो। आपने ही हमें बड़ी बड़ी जगह पढ़ने के लिए भेजा था। आपने ही हमारी अच्छी अच्छी जगह पे एडमिशन करवाया था और हमें पढ़ाई के लिए डांटते भी थे। क्या कभी आपने हमसे पूछा है कि हम धार्मिक पाठशाला गए या नहीं गए? हमने क्लासेस में कुछ सीखा नहीं सीखा? कभी हमें अपने पास दिखाया, कुछ सिखाया आपने? आपने हमेशा कहा सिर्फ पढ़ाई करो पढ़ाई करो। जब भी हमारा मन नहीं होता था तब भी आपने कहा सिर्फ पढ़ाई करो, धार्मिक स्थानों को छोड़ दो। और वैसे भी जब हमारा मन कुछ नई चीजें सीखने का करता था, कहीं जाने का करता था, तब आप हमें एक ही बात कहते थे, आज नहीं कल चलेंगे, जिस दिन फ्री होंगे उस दिन जाएंगे। आपने ही हमें बड़ी बड़ी जगहों पर हमारे कैंप लगवाए, समर कैंप हमें ज्वाइन करवाया। आपने हमारी धार्मिक संस्थानें भी छुड़वा दी। आपने ही दादा दादी जी के साथ हमें जाने के लिए मना कर दिया कि स्कूल ज्यादा जरूरी है, वहां जाकर क्या करोगे। अब हमें अगर धर्म की कोई नॉलेज या इंटरेस्ट नहीं है तो इसमें अब हमारी गलती नहीं है। और वैसे भी पापा, ये नॉलेज, ये ज्ञान की बातें हमें बचपन में सिखानी चाहिए थी ना। आपको हमें बताना चाहिए था धर्म हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट सिर्फ हमारा करियर है और हम उसी पे फोकस करेंगे ना। हाँ बच्चों, तुम शायद सही कह रहे हो। ये आज वही दिन है जब मैं अपने कर्मों को भुगत रहा हूँ। अपने पापों का फल आज मुझे इस अवस्था में मिल रहा है। तो भाइयों बहनों, मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि जो दिन मुझे देखने पड़ रहे हैं वो आप सबको ना देखने पड़े। जैसा कि गुरनी जी कहती हैं, आप सब रोज प्रवचन में आए और अपने बच्चों को अवश्य लाएं, ताकि ये दिन जो आज मुझे देखने पड़े ये आप सबको ना देखने पड़े। जय जी। ये बिना ही दुनिया से चला जाता है। बच्चों को पता भी नहीं चलता कि कब उनके पिता का देहांत हो गया और वो कब यहाँ से चले गए। तो ये बच्चों से इसने रिक्वेस्ट की, लेकिन बच्चे किसी भी प्रकार उसे पूरा करने के लिए तैयार नहीं हुए। उनके पास भी अपनी प्रॉब्लम्स थी, अपने कारण थे, और उसका कारण भी कहीं ना कहीं वो पिता ही था। और वो पिता कहें या आप कहें, सभी उसमें कारण है, क्योंकि बच्चों को हम केवल पढ़ाई पर फोकस करने के लिए कहते हैं। पढ़ाई के जितना, अगर हम जितना पढ़ाई पर कहते हैं उससे 1/4 भी उन्हें कहें
कि तुम धर्म की बातें सीखो तो शायद किसी को ये दिन ना देखना पड़े। वह पिता बेचारा कुछ दिनों के बाद उसी डेथ बेड पर पड़े पड़े अपनी अंतिम इच्छा पूरी किए बिना ही दुनिया से चला जाता है। बच्चों को पता भी नहीं चलता कि कब उनके पिता का देहांत हो गया और वो कब यहाँ से चले गए। तो ये कहानी केवल मिस्टर रमन की नहीं है। आज हमारी जो स्थिति है, अपने बच्चों को धार्मिक संस्कार ना देना, खुद धर्म से दूर रहना, उन सबका ही नतीजा आने वाले समय में हमें इस रूप में हमारे सामने आने वाला है। इसके लिए हमारे पास बहुत बहाने हैं। बहाने सबके पास तैयार होते हैं। हम क्या कहते हैं, हमारे घर से स्थानक बहुत दूर है, हमारे घर से पाठशाला बहुत दूर है, बच्चों को लाना ले जाना बहुत मुश्किल है, इतनी धूप में दोपहर में कौन जाए, और संडे का ही तो दिन मिलता है, संडे का ही दिन मिलता है, उस दिन हमारे और भी काम होते हैं। अगर और किसी दिन लेकर आए तो बच्चों की ट्यूशन है, बच्चों की क्लासेस हैं। अब तो छुट्टियों में भी हम कितनी क्लासेस ज्वाइन करवाते हैं, बच्चों के पास तो 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं, उनकी पढ़ाई का इतना बर्डन है। हमने इतनी उनको क्लासेस ज्वाइन करवाई, इसलिए उनके पास कोई टाइम नहीं महाराज, ऐसा तो नहीं हो पाएगा, बेचारा बच्चा क्या क्या करेगा। अरे सब कुछ करेगा लेकिन बस यही नहीं करेगा। ये हमारी मानसिकता, ये हमारे बहाने हैं। और भी सबके पास बहाने होंगे, लेकिन जरा गहराई से सोचिए, चिंतन कीजिए कि अगर यही बहाने चलते रहे तो कल आने वाले समय में बच्चों के पास हमसे 4 गुना बहाने होंगे और हम उन्हें कुछ कह नहीं पाएंगे। बच्चों के एग्जाम है, अगले दिन का एग्जाम है, अगले महीने का एग्जाम है, इसीलिए हम उन्हें नहीं ला सकते। तो इस कहानी से हम ये शिक्षा लें, हम ये समझे कि अगर बच्चों ने धर्म को नहीं समझा, धर्म को नहीं जाना, तो उनका जीवन पशु के समान बन जाएगा, उनका धर्म से हीन बन जाएगा, और हम जो चाहते हैं वो कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। धर्म नहीं होगा तो संस्कार भी नहीं होंगे, और संस्कार नहीं होंगे तो उन्हें अपने पिता से, अपने बड़ों से कैसे बात करनी है, क्या कहना है, इसका सलीका भी उनके पास नहीं होगा। उनके पास अपने फ्रेंड्स के लिए, अपनी शॉपिंग के लिए, घूमने जाने के लिए, उन सब के लिए टाइम होगा, लेकिन माता पिता अकेले घर में रहेंगे, उनके लिए कोई टाइम नहीं होगा। उनकी इम्पोर्टेंस उनके माता पिता नहीं होंगे, केवल फ्रेंड सर्कल होगा। तो अपने माता पिता के उपकारों को वो बच्चे समझे, जाने, उसके लिए उन्हें धर्म से जोड़ना जरूरी है, स्थानक में लाना, गुरुओं के पास लाना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मिस्टर रमन की तरह सबको पछताना पड़ेगा। तो आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं, मिस्टर रमन बनना चाहते हैं या एक आदर्श व्यक्ति बनना चाहते हैं, आदर्श परिवार और अपने बच्चों को आदर्श बनाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। इसके लिए सभी ने इसलिए मेहनत करी ताकि हम सबको शिक्षा मिले, हम सब इसका मूल्य समझें और जाने। लेकिन अगर भी आज आप यहाँ से खाली चले गए, इसको इग्नोर कर दिया, केवल मनोरंजन का साधन समझ लिया, तो इनकी मेहनत का कोई फायदा नहीं। आपके घर से, आपके परिवार से ही है जिन्होंने ये मेहनत करी है। इस मेहनत का फायदा तब है जबकि आप ये सब कुछ करें। तो इसमें एक बार ये भी बता देते हैं किसका रोल किसने किया है। सबसे पहले पिताजी का रोल नेहा जैन, सामने हमारे सामने से श्री धर्मेंद्र जैन जी की बहू। उसके बाद बेटे का रोल किया प्रियंका जैन श्रीनगर से श्री वीरेंद्र जैन जी की पुत्रवधू। बेटी का रोल स्वाति जैन, सामने से ही वास्तव में वो ऐसे नहीं है, वास्तव में तो बहुत अच्छा है, आज तक सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन केवल उन्हें ये रोल करना पड़ा सबको समझाने के लिए। और माता जी का रोल श्रीमती श्वेता जैन, आनंद जैन जी की धर्मपत्नी श्रीमती श्वेता जैन। और फ्रेंड्स का रोल उनकी 2 सहेली, एक अवनी राजधानी से दीपिका जैन, श्रीमती दीपिका जैन, और दूसरी उनकी फ्रेंड त्रिशा श्रीमती रेणु जैन, श्री वीरेंद्र जैन जी की पुत्रवधू। और ज्ञान का रोल जो उसका फ्रेंड था ज्ञान, उसका रोल किया सामने गौरव भैया की बहन नेहा जैन, संजय जैन जी की बेटी नेहा जैन, और बेटी का आयशा उनकी फ्रेंड का रोल किया भविका जैन राजधानी से।
प्रशांत जैन जी के घर से। तो इन सब ने ये मेहनत करी है और ये प्रयास आप सभी के सामने है। नितिन जैन जी की बेटी समृद्धि जैन, इन्होंने ये सारा इसको कैमरा में कैद करके ताकि और लोगों तक भी पहुंचे, वो सारी मेहनत की है। तो इस सब मेहनत को आपको सफल करना है या व्यर्थ करना है, वो सब आपके हाथ में है। हर साहब